हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो चल रहा है 1930 से लगभग 1934 के मध्य। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया एक बड़ा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हम देखेंगे गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी की इरविन को भेजी गई। गांधी जी की इरविन को भेजी गई। इरविन को भेजी गई 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी की इरविन को भेजी गई 11 सूत्रीय मांगे। उसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका आरंभ, और आरंभ के अंतर्गत हम देखेंगे दांडी मार्च। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा दांडी मार्च। दांडी मार्च के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके कार्यक्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। कार्यक्रम के बाद हम इसका देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार या नमक सत्याग्रह का प्रसार व ब्रिटिश प्रतिक्रिया। और जो ब्रिटिश प्रतिक्रिया है उसमें हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। इसके अलावा हम लास्ट में देखेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसका सेकंड फेज, सीडीएम सेकंड। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमें क्या देखना है? गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। ये मांगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में की थी। और गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका में, किसमें? यंग इंडिया। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सरकार को समय दिया। यानी कि गांधी जी ने अपना 11 सूत्रीय जो मांग पत्र था वो वायसराय इरविन के पास भेजा। किसके माध्यम से? यंग इंडिया अखबार के माध्यम से। कब भेजा है? 30-31 जनवरी के समथिंग भेजा था। 30, कहीं 30 दे रखा है और कहीं 31, यानी कि 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था। किसके माध्यम से? यंग इंडिया अखबार के माध्यम से। और गांधी जी ने कहा कि अगर इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ नहीं करेंगे। तो गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे थी वो कौन कौन सी थी? गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे है उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो जो सामान्य हित से संबंध मुद्दे थे, सामान्य हित से या जनहित से संबंध मुद्दे थे। दूसरी थी जो बुर्जुआ वर्ग से संबंधित थी। क्या? बुर्जुआ वर्ग से संबंधित थी। और तीसरी मांग थी जो किसानों से संबंधित थी। एक तो सामान्य हित से संबंधित मुद्दे थे, दूसरे थे विशिष्ट बुजुर्ग वर्ग की मांगे, और तीसरी थी किसानों की विशिष्ट मांगे। तो जो सामान्य हित से संबंधित मुद्दे थे वो कौन कौन से थे? सामान्य हित से संबंधित मुद्दे में है, पहला है सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। किस किस में? सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में कितनी कमी की जाए? 50% कमी की जाए। इनकी दूसरी मांगे थी जो नशीली वस्तुएं है। क्या? नशीली वस्तुओं पर पूर्णतः प्रतिबंध, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। तीसरी मांग थी इनकी जो सीआईडी विभाग है, यानी कि जो गुप्तचर विभाग है, उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा जो शस्त्र कानूनों में परिवर्तन किया जाए, यानी कि चौथी डिमांड कौन सी थी गांधी जी की? शस्त्र कानूनों में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। ये है गांधी जी की चौथी मांग। इसके अलावा पांचवी मांग थी, पांचवी जो अरविंद के समक्ष जो मांग रखी थी कि जो राजनीतिक कैदी है, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। और इसके अलावा जो डाक आरक्षण बिल है वो पास किया जाए। ये है गांधी जी की
सामान्य हित से संबंधित मुद्दे जिन्हें गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखा है। दूसरा पॉइंट था इसमें कि जो विशिष्ट बुजुर्ग वर्ग है उससे संबंधित कौन कौन सी मांगे थी। उससे संबंधित मांगे थी कि रुपए की विनिमय दर को घटाकर एक सीलिंग कितना कर दिया जाए, एक सीलिंग 4 पेंस, एक सीलिंग बराबर कितनी कर दी जाए, 4 पेंस की जाए। जबकि इसकी दूसरी मांगे थी, यानी कि जो 8वीं मांग थी गांधी जी के द्वारा इरविन के समक्ष रखी गई, वो थी कि रक्षात्मक शुल्क यानी कि जो टैरिफ कर है उसे बढ़ाया जाए तथा विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित किया जाए, यानी कि विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित करने हेतु रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए। 9वीं मांग थी तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। इसके अलावा जो किसानों से संबंधित मांग कौन कौन सी थी, किसानों से संबंधित मांग थी दो, कौन कौन सी, जो लगान है, लगान में 50% की कमी की जाए, एक तो ये थी। और एक मांग थी, दूसरी मांग थी कौन सी, नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया जाए। तो 11 मांगे कौन कौन सी है, मांगों को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। सामान्य हित से संबंधित मुद्दे, विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की मांगे और किसानों की विशिष्ट मांगे। किसानों की मांगों में कौन कौन सी थी, लगान में 50% की कमी की जाए और नमक कर समाप्त किया जाए तथा नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया जाए। जबकि विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से संबंधित मांगे कौन कौन सी थी, कि रुपए की विनिमय दर घटाकर एक सीलिंग 4 पेंस की जाए और रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए तथा तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। ये 3 मांगे थी विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से संबंधित। जबकि सामान्य हित से संबंधित कौन कौन सी थी, सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% तक की कमी की जाए। दूसरी मांग थी नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। तीसरी मांग थी गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। और चौथी मांग थी कि जो शस्त्र कानून है उसमें परिवर्तन किया जाए और भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिया जाए। 5वीं मांग थी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। इसके अलावा डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। ये 6 मांगे किससे संबंधित थी, सामान्य हित से संबंधित। गांधी जी ने जो गांधी जी ने जो नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन में केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना। सवाल उठता है कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च प्रारंभ किया था उसमें नमक को ही क्यों चुना। तो उसका कारण ये है कि गांधी जी ने कहा है कि पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है तथा असहाय, बीमार और विकलांगों को पीड़ित कर सकती है। तो गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, नमक को ही क्यों चुना, किसके लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी ने नमक जैसी वस्तुओं को ही क्यों चुना। तो इसका कारण ये था कि गांधी जी का मानना था कि पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है तथा असहाय, बीमार और विकलांगों को पीड़ित कर सकती है। इसलिए यह कर अत्यंत अविवेकपूर्ण एवं अमानवीय है जिसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था क्योंकि यह ग्रामीण निर्धन जनता के दुखों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त और सर्वमान्य मुद्दा था। दूसरा कारण इसका ये था कि जो नमक है गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। साथ ही पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना किसानों को समझ में भी नहीं आता था, किंतु नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर लगाए जाने के विरोध में किए आंदोलन से किसानों का समर्थन सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि नमक का व्यय निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता था, किंतु भावनात्मक रूप से यह खादी के समान गरीबों की आत्म सहायता का एक प्रमुख माध्यम बन सकता था। नमक का मुद्दा गरीबों के साथ ही हर भारतीय को भी प्रभावित करने वाला था तथा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। इस कारण से गांधी जी ने क्या चुना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक। अब हम पढ़ते हैं इसका आरंभ, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका आरंभ। आरंभ में हमें क्या पढ़ना है, दांडी मार्च, दांडी मार्च या दांडी यात्रा। जो दांडी यात्रा है या जो दांडी मार्च है उसमें हम देखते हैं कि 30 जनवरी को गांधी जी ने क्या भेजा था, इरविन को 14 सूत्र भेजने के बाद फरवरी 1930 को गांधी जी ने साबरमती में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और जिसमें जो CDM है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, उसे आरंभ करने का फैसला लिया। इस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम ऐसे मुकाम पर आ खड़े हैं, यानी कि हम ऐसे मुकाम पर आ गए हैं
जहां से वापस मुड़ना कठिन है, यानी कि जहां से वापस मुड़ना मुश्किल है, वापस मुड़ना मुश्किल है तथा आगे का रास्ता हमें पता नहीं है। यानी कि जब गांधी जी ने सीडीएम आंदोलन आरंभ करने की घोषणा कर दी, यानी कि जो सीडीएम आरंभ करने का निर्णय लिया था, तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहां अब वापस मुड़ना मुश्किल है और आगे का रास्ता हमें पता नहीं है। गांधी जी ने मार्च में मार्च 1930 में इरविन को एक स्मरण पत्र भी भेजा, मगर इरविन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब गांधी जी ने क्या कहा था, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और और इसके बदले में मुझे पत्थर मिला। क्या? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिले। तो गांधी जी ने किस संदर्भ में कहा? जो गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे इरविन के समक्ष भेजी जाती है और इरविन के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, तब गांधी जी ने क्या कहा? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिले। तब गांधी जी ने जो नमक कानून है उसे तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। और जो दांडी मार्च है, यानी कि जो दांडी यात्रा है, क्या दांडी यात्रा है, उसके लिए दांडी यात्रा प्रारंभ होती है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल या 5 अप्रैल 1930 तक। कहां से कहां तक के लिए होती है जो दांडी यात्रा है? वो दांडी से जो दांडी यात्रा है वो होती है साबरमती से किसके मध्य? दांडी के मध्य। साबरमती से दांडी के मध्य। जो दांडी है वो पड़ता है नौसारी जिले में। दोनों ही स्थान गुजरात में है। साबरमती पड़ता है अहमदाबाद। यानी कि जो साबरमती से दांडी के बीच प्रारंभ की है दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा के प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। जो दांडी यात्रा के लिए 12 मार्च का ही दिन क्यों चुना गया? तो 12 मार्च के चुनने का कारण ये था कि इस दिन महावीर निष्क्रमण दिवस था। महावीर निष्क्रमण दिवस था, या जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है, जिस दिन उन्होंने घर का त्याग किया था। तो 12 मार्च का दिवस क्यों चुना गया था? क्योंकि यह महावीर निष्क्रमण का दिवस था। अब हम पढ़ते हैं जो दांडी यात्रा है। इरविन के द्वारा जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण गांधी जी नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया। इस हेतु कहां से? साबरमती आश्रम से। इस हेतु साबरमती आश्रम से। साबरमती कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में, है ना। साबरमती आश्रम से किसके मध्य? दांडी। और जो दांडी कहाँ पड़ता है? नौसारी जिला गुजरात। दोनों ही स्थान गुजरात में पड़ते हैं। साबरमती से दांडी के मध्य समुद्र तट तक पैदल यात्रा करने का कार्यक्रम बनाया, जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है। इसमें विभिन्न भागों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों की लोगों को शामिल किया गया था। और इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था विक्ट्री या डेथ, यानी कि विजय या मृत्यु। विजय या मृत्यु गांधी जी के द्वारा नारा कब दिया गया है? दांडी यात्रा को प्रारंभ करते समय। और जो दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ के लिए की गई है? साबरमती से दांडी के बीच। इसके मध्य की जो दूरी थी, साबरमती से दांडी के मध्य की दूरी थी लगभग 241 मील। 241 मील की दूरी थी, जिसे 385 किलोमीटर 241 मील या 385 किलोमीटर की दूरी को गांधी जी के द्वारा पैदल तय किया गया था अपने 78 सहयोगियों के साथ, यानी कि 78 + 1, यानी कि गांधी जी समय कुल कितने यात्री थे इसमें? 79। 78 सहयोगियों के साथ 5 अप्रैल 1930 को 25 दिन में पूरी की थी। कितने दिन में पूरी की है? 25 दिन में। प्रारंभ हुई है 12 मार्च 1930 से, खत्म होती है 5 अप्रैल 1930 को। दूरी है 241 मील, जिसे 385 या 86 लगभग 385-86 किलोमीटर की दूरी अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी के द्वारा 25 दिनों में पूरी की जाती है।
और 6 अप्रैल को गांधी जी ने, कब, 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा है। यानी कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, यानी कि विनय पूर्वक जो सरकार की अवज्ञा की है, यानी कि सरकार का जो कानून था कि बिना टैक्स दिए नमक नहीं बना सकते, तो उसको तोड़ दिया गांधी जी के द्वारा। जो नमक यात्रा है ये, यानी कि जो दांडी यात्रा है, इसमें कोई भी महिला सदस्य गांधी जी के साथ नहीं थी। इसमें कोई भी महिला सदस्य गांधी जी की सहयोगी नहीं थी। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया था अब्बास और दाऊद ने, जबकि ईसाई इसमें एकमात्र ईसाई थे, कौन, टाइटस। निम्न जाति में इनका जो नेतृत्व किया था रामजी भाई और लाल जी के द्वारा। गुजरात से सर्वाधिक यात्री इसमें शामिल थे। राजपूताना से सुल्तान सिंह, नारायण दत्त और मदन मोहन चतुर्वेदी शामिल थे। गांधी जी में कुल कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे और एक गांधी जी, यानी कि टोटल यात्री थे 79। गांधी जी सबसे वयोवृद्ध थे इसमें, यानी कि गांधी जी की उस समय उम्र थी लगभग 61 वर्ष। जबकि विट्ठल लीलाधर ठक्कर सबसे युवा यात्री थे जिन्होंने गांधी जी के साथ यात्रा की थी, और इनकी उम्र थी लगभग 16 वर्ष। गांधी जी की कितनी थी? 61, और 16 वर्ष किसकी थी? विट्ठल लीलाधर ठक्कर की। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि हम विश्व शक्ति के सामने आंदोलन करने जा रहे हैं। हम विश्व शक्ति के सामने आंदोलन करने जा रहे हैं। हम विश्व शक्ति के सामने आंदोलन करने जा रहे हैं। अन्य देश हमारे प्रति सहानुभूति व समर्थन रखे। गांधी जी के द्वारा कब कहा गया है? 5 अप्रैल 1930 को, जब गांधी जी दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को दांडी पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून की अवज्ञा, यानी कि जो नाफरमानी, इसलिए इसे नाफरमानी आंदोलन भी कहते हैं, अवज्ञा या नाफरमानी। 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा दांडी तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून की अवज्ञा या नाफरमानी करके सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया। इस यात्रा के संदर्भ में विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई है। जो प्रतिक्रियाएं है दांडी मार्च के संबंध में, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मोतीलाल नेहरू है, यानी कि जो ML नेहरू है, उन्होंने क्या कहा? जो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है उसकी तुलना की थी श्री राम की लंका यात्रा से। श्री राम की लंका यात्रा से तुलना की है किसने? मोतीलाल नेहरू ने। जबकि जो पीसी रॉय ने इसकी तुलना की थी मूसा के अधीन इजरायलियों के पलायन से। किसने तुलना की है? पीसी रॉय ने। जबकि टेरेस रेने ने ईसा मसीह द्वारा अपने 12 शिष्यों के साथ की गई जेरूसलम की यात्रा से इसकी तुलना की है किसने? टेरेस रेने ने। सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा। गांधी जी की जो दांडी मार्च है उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे की है? नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम यात्रा से साम्यता की है। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी? गांधी जी की जो दांडी मार्च था, यानी गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा की गई थी उसकी साम्यता। तो इसमें कौन कौन से है? मोतीलाल नेहरू ने श्री राम की लंका यात्रा से तुलना की है। पीसी राय ने मूसा के अधीन इजरायलियों के पलायन से साम्यता बिठाई है। जबकि टेरेस रेने ने ईसा मसीह द्वारा अपने 12 शिष्यों के साथ की गई जेरूसलम की यात्रा से इसकी साम्यता की है। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम यात्रा से साम्यता की है। किसकी? जो दांडी मार्च है उसकी साम्यता। अब हम देखते हैं जो दांडी मार्च है उसके कार्यक्रम। यानी कि 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका प्रारंभ हो चुका है, और 9 अप्रैल को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम जारी कर दिया। कब किया है? 9 अप्रैल 1930 को। 9 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका कार्यक्रम जारी कर दिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके कार्यक्रम में गांधी जी ने क्या क्या जारी किया है? सबसे पहले इन्होंने कहा है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार,
गांधी जी की पहले कार्यक्रम में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए और इसके अलावा जो चरखे का प्रयोग किया जाए, यानी कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर चरखे का प्रयोग किया जाए। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय व कॉलेजों का त्याग तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवकों का त्याग। दूसरा कार्यक्रम था विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों का त्याग, स्कूलों व कॉलेजों का त्याग तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा का त्याग। तीसरा है महिलाओं द्वारा शराब, अफीम, महिलाओं को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों के केंद्रों का घेराव करना, इनके तीसरा कार्यक्रम है। इसके बाद चौथा कार्यक्रम था नमक कानून तोड़ना, नमक कानून तोड़ना। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट कार्यक्रम था छुआछूत को समाप्त करना, यानी कि जो अस्पृश्यता है उसको नहीं करना, अस्पृश्यता नहीं करना या छुआछूत नहीं करना। इसके अलावा कर, लगान, चौकीदारी कर और वन कानूनों का उल्लंघन, ये इसका नेक्स्ट कार्यक्रम था। जो 17 अप्रैल 1930 को 17 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जो अपना मुख्यालय, यानी कि जो गांधी जी का जो आश्रम था वो दांडी, पहले कहाँ था? दांडी, दांडी से कहाँ पर स्थापित कर लिया? कराड़ी। यानी कि गांधी जी के द्वारा 17 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपना मुख्यालय दांडी से कराड़ी स्थापित कर लिया। अब हम देखते हैं क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार भारत में कहाँ कहाँ पर हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारत में प्रसार है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें एक तो है पेशावर कांड। पेशावर कांड जो है उत्तर पश्चिमी भारत में, कौन सा? पेशावर कांड आंदोलन का विस्तार कहाँ पर हुआ है? पेशावर कांड। उसके अलावा गुजरात में यहाँ पर हुआ है धरासना कांड, धरासना कांड। जो बिहार में हुआ है चौकीदारी, चौकीदारी, चौकीदारी कर नहीं, कहाँ पर हुआ है चौकीदारी कर नहीं? बिहार में। जबकि जो यूनाइटेड प्रोविंस था, यानी कि जो संयुक्त प्रांत था, वहां पर चला है ने कर ने लगान आंदोलन, ने कर ने लगान। कहाँ पर चला है ये? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत में चला है ने कर ने लगान आंदोलन। चौकीदारी कर नहीं आंदोलन चला है बिहार में। धरासना कांड हुआ है कहाँ पर? गुजरात या उस समय के बम्बई प्रांत में। पेशावर कांड हुआ है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। इसके अलावा जिया तरंग और सिलहट हुआ है पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि पूर्वी भारत में हुआ है जिया तरंग, जिया तरंग आंदोलन। इसके अलावा असम में है कनिंगम सर्कुलर, असम में हुआ है कनिंगम सर्कुलर जारी। और जो मध्य प्रांत है, यानी कि जो मध्य प्रांत है वहां पर हुआ है वन सत्याग्रह। वैसे इनका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, लेकिन जो अधिकांश एरिया में है, यानी कि जो अधिकतर एरिया में जो विस्तार हुआ है वो ये हुआ। ये है उत्तरी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार। धरासना कांड, पेशावर कांड, ने कर ने लगान आंदोलन, ये कहाँ पर हुआ है? संयुक्त प्रांत में। जबकि चौकीदारी कर नहीं आंदोलन, चौकीदारी कर नहीं आंदोलन कहाँ पर हुआ है? बिहार में। जिया तरंग सिलहट असम में हुआ है, असम में। इसके अलावा कनिंघम सर्कुलर जारी हुआ है, और जो वन सत्याग्रह है वो हुआ है मध्य प्रांत में। जो पेशावर कांड है, सबसे पहले अब हम इसे विस्तार से देखते हैं। जो पेशावर कांड है, पेशावर कांड का सब ये हुआ है 23, 24 और 25 अप्रैल को। 23, 24, 25 अप्रैल 1930 को। इनका नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है
उसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी, फक्र ए अफगान और बादशाह कहा की उपाधि दी गई है किसे? खान बहादुर गफ्फार खान को। ओके, और इनके द्वारा जो लाल कुर्ती दल की स्थापना की गई है, किसकी? लाल कुर्ती दल की स्थापना की गई थी, जो इनका सैनिक दस्ता था। सैनिक दस्ता कौन सा है? लाल कुर्ती दल। जबकि इनके द्वारा जो पख्तून पत्रिका चलाई गई थी वो थी पश्तो भाषा में। पश्तो भाषा में पख्तून पत्रिका चलाई गई है। लाल कुर्ती दल जो कि एक सैनिक दस्ता था, उसका गठन किया गया है। इनके उपनाम है सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, फक्र ए अफगान और बादशाह का। और जब बादशाह कहा की गिरफ्तारी हो जाती है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, और इसके द्वारा एक संगठन का भी गठन किया गया था। कौन सा? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। खुदाई खिदमतगार इन्होंने संगठन को बनाया है। लाल कुर्ती दल जो इनका सैनिक दस्ता था, और पख्तून जो कि पश्तो भाषा में एक पत्रिका थी, किसके द्वारा? किसके कार्य है? खान अब्दुल गफ्फार खान के। और जब खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद पेशावर में उपद्रव हुए और जिसका सरकार ने दमन किया और लगभग 30 लोग मारे गए। दूसरे दिन जो चंद्र सिंह गढ़वाली है, कौन? चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली कब? 24 अप्रैल को। दूसरे दिन यानी कि 24 अप्रैल को चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 15वीं गढ़वाल राइफल दमन हेतु भेजी गई। कहाँ पर? पेशावर में। और चंद्र सिंह ने सरकारी आदेश की अवज्ञा की, यानी सरकारी आदेश की अवहेलना की तथा जनता का साथ दिया, यानी कि जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। किसने? चंद्र सिंह गढ़वाली ने। इस प्रकार पेशावर पर जनता का नियंत्रण हो गया, मगर मई 1930 तक सरकार ने पुनः इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। जो पेशावर कांड है उसकी जांच हेतु सरकार द्वारा सुलेमान आयोग का गठन किया गया था। पेशावर कांड की जांच हेतु सरकार के द्वारा सुलेमान आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा विट्ठल भाई पटेल जांच समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? कांग्रेस के द्वारा। कौन सी बनाई गई थी? विट्ठल भाई पटेल समिति जांच कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। इस घटना के विरोध में जो विट्ठल भाई पटेल है उन्होंने केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और साथ ही साथ जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। ओके, तो पहला इसका एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं हम विस्तार। उसमें पहला देखा है पेशावर कांड। पेशावर कांड का नेतृत्व, पेशावर जो घटना है उसका नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, और इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट नेता है कौन सा? चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्होंने जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उसे सीमांत गांधी, फक्र ए अफगान, बादशाह कहा और फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, यानी कि ये उनके उपनाम है। इनके द्वारा एक सैनिक दस्ते का गठन किया गया, कौन सा? लाल कुर्ती दल। इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई है, कौन सी? पख्तून पत्रिका, जो कि पश्तो भाषा में है। और खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया गया, किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा है धरासना कांड। धरासना कांड, जो धरासना कांड है, ये धरासना स्थान पड़ता है वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? वलसाड गुजरात में। वर्तमान में ये स्थान पड़ता है वलसाड गुजरात में, जबकि तत्कालीन समय में यानी कि उस समय ये पड़ता था बम्बई प्रांत में। ओके, यहाँ पर अंग्रेजों का एक नमक डिपो था। 4 मई को गांधी जी ने इस पर धावा बोलने की घोषणा की, मगर 5 मई 1930 को, कब? 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में 4 मई को गांधी जी ने इस पर धावा बोलने की घोषणा की, परंतु 5 मई 1930 को गांधी जी को कहाँ से गिरफ्तार कर लिया? कराड़ी से। गांधी जी को कराड़ी से गिरफ्तार करके पुनः गांधी जी को कराड़ी से गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया? पूना। पूना में यरवदा जेल में। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना स्थित यरवदा जेल में कैद किया गया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को? कराड़ी से। कब किया गया था? 5 मई 1930 को। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? अब्बास जी तैयब जी। किसके द्वारा? अब्बास जी
तैयब के द्वारा जो धरासना कांड है, यानी कि धरासना के स्थान पर जो नमक डिपो पर जो धावा बोलना था, उसका नेतृत्व गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किया है अब्बास जी तैयब के द्वारा। और जब 12 मई को इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, किन्हें, अब्बास जी तैयब को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद सरोजनी नायडू ने यहाँ का नेतृत्व किया। यानी कि जब अब्बास जी तैयब जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, तब सरोजनी नायडू ने यहाँ का नेतृत्व संभाला। और तत्पश्चात 21 मई को सरोजनी नायडू, मणिलाल, प्यारेलाल, इमाम साहिब के नेतृत्व में लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने धरासना कूच किया। इस दौरान हुए सरकारी निर्मम दमन का सजीव चित्रण अमेरिकन पत्रकार, कौन था, अमेरिकन पत्रकार थे वेब मिलर, जिन्होंने जो धरासना कांड है उसकी घटना का विवरण दिया है, किसने, वेब मिलर। इनका पत्रिका थी न्यू फ्री मैन। तो ये है पहला, हमने देखा है पेशावर कांड। पेशावर कांड का नेतृत्व किसने किया है, खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरा है चंद्र सिंह गढ़वाली। धरासना कांड में पहले महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व 5 मई को गांधी जी को कराड़ी से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें यरबदा जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद इसका नेतृत्व संभाला है अब्बास जी तैयब जी के द्वारा। जब अब्बास जी तैयब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरासना में जो नमक डिपो पर धावा बोला गया। इसके अलावा जो उत्तर प्रांत था, यानी कि संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था, वहां पर जमींदारों से आग्रह किया गया कि आप कर न दें। यानी कि जमींदारों से कहा, जमींदार किसको कर नहीं देंगे, सरकार को। जमींदारों से कहा गया कि आप कर न दें, और जो किसान है उनसे कहा गया कि आप लगान न दें। किसानों से कहा कि आप लगान न दें, और जमींदारों से कहा गया कि आप किसान जो आप कर न दे, किससे कहा गया, जमींदारों से आग्रह किया गया था, जबकि किसानों से कहा कि आप लगान न दे। तो यहाँ कौन सा आंदोलन चला था, यूनाइटेड प्रोविंस में, यानी कि संयुक्त प्रांत में जो आंदोलन चला था वो ये था, न कर दे, न कर दे, न लगान दे, न कर न लगान दे आंदोलन कहाँ पर चला है, यूनाइटेड प्रोविंस में, यानी कि संयुक्त प्रांत में चला है, न कर न लगान दे। जबकि जो मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत में आंदोलन, मध्य प्रांत में है वन कानूनों का उल्लंघन, वन कानूनों का उल्लंघन किया गया है। वन कानूनों का उल्लंघन कहाँ की पर किया गया है, मध्य प्रांत में, जिसमें मध्य प्रांत, बिहार, कर्नाटक व महाराष्ट्र भी शामिल था। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी भारत था, उत्तर पूर्वी भारत में असम, जिसका मुख्य केंद्र था, उत्तर पूर्वी भारत में असम है। उत्तर पूर्वी भारत का असम प्रदेश, जो असम प्रांत है उसका सिलहट इसका मुख्य केंद्र था। तो उत्तर पूर्वी भारत में मुख्य केंद्र था सिलहट। और जो सिलहट है, यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जारी किया गया था कनिंघम सर्कुलर। तो जो कनिंघम सर्कुलर है, कनिंघम सर्कुलर क्या था, कनिंघम सर्कुलर के द्वारा अभिभावकों व विद्यार्थियों का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो सद्व्यवहार पत्र लाने को कहा गया है। यानी कि जो लोग जो राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेंगे उनका चरित्र ठीक नहीं होगा, इस आधार पर उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने जो कनिंघम सर्कुलर जारी किया, और कनिंघम सर्कुलर के द्वारा अभिभावकों व विद्यार्थियों को चरित्र प्रमाण पत्र या सद्व्यवहार पत्र लाने को कहा गया। इसके विरोध में हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थान छोड़ दिए गए। उत्तर पूर्वी भारत का दूसरा केंद्र था मणिपुर। पहला केंद्र तो कौन सा था, असम का सिलहट, दूसरा है था मणिपुर। मणिपुर में चला है जिया तरंग आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन चला है मणिपुर में। और इसका नेतृत्व किसने किया है, इसका नेतृत्व किया है यदुनांग या इसे बोलते हैं जदुनांग। जो यदुनांग या जदुनांग ने इसका मणिपुर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका नेतृत्व किया है। कहाँ पर, मणिपुर में। कौन सा आंदोलन चल रहा था, जिया तरंग आंदोलन। लेकिन इसको क्या हुआ था, जो यदुनांग है या जदुनांग है उसको बाद में फांसी दे दी गई। और जब जदुनांग को फांसी दे दी गई थी, उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किया है गाडी नेल्लो। किसके द्वारा, गाडी
नेल्लू। जो गार्डी नेल्लू है ये इस समय इसकी उम्र थी 16 वर्ष, यानी 16 सॉरी 13, इस समय इसकी उम्र थी, इनकी उम्र थी 13 वर्ष, यानी कि 13 वर्ष की उम्र है। इसका जो जिया तरंग आंदोलन है उसका नेतृत्व किनके हाथों में आ गया था? गार्डी नेल्लू, जो कि इनकी बहन थी किसकी? जदुनांग की। रानी गार्डी नेल्लू के नेतृत्व संभाला। और जो जवाहरलाल नेहरू ने है उन्होंने जो गार्डी नेल्लू है, गार्डी नेल्लू या गेडी नेल्लू है, उन्हें रानी की उपाधि दी। तो रानी गार्डी नेल्लू को रानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? नेहरू जी के द्वारा। और आज़ादी के बाद इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? रानी गार्डी नेल्लू। तो हम देख चुके हैं पेशावर कांड, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान और चंद्र सिंह गढ़वाली थे। इसके अलावा धरासना कांड, इसमें सबसे पहले नेतृत्व किया है महात्मा गांधी के द्वारा, उसके बाद अब्बास जी तैयब जी, और उसके बाद नेतृत्व किया है सरोजनी नायडू के द्वारा। मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था। संयुक्त प्रांत में नेकर ने लगान दे आंदोलन चलाया गया था। उत्तर पूर्वी भारत का एक केंद्र था असम, जिसमें सिलहट इसका मुख्य केंद्र था। यहाँ पर जारी किया गया था कनिंघम सर्कुलर। जबकि मणिपुर में चलाया गया है जिया तरंग आंदोलन, इसका नेतृत्व यदुनांग के द्वारा किया गया है। यदुनांग को फांसी होने के बाद इसका नेतृत्व किया गया है रानी गार्डी नेल्लू के द्वारा। जो गुजरात में चलाया गया है हिजरत आंदोलन। नेक्स्ट केंद्र है हिजरत गुजरात। गुजरात में चलाया गया था हिजरत आंदोलन। जो हिजरत का मतलब होता है पलायन। पाटीदारों ने कर न अदायगी का निर्णय लिया तथा बड़े पैमाने पर गुजरात से बड़ौदा राज्य की ओर पलायन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इन्होंने कर देने की बजाय पलायन करना उचित समझा। इसे कहा जाता है हिजरत आंदोलन। जबकि जो अहमदाबाद है यहाँ पर बानर सेना जो कि बालकों की थी, बानर सेना, और एक थी मंजरी सेना जो कि बालिकाओं की थी। बानर सेना व मंजरी सेना बनाई। इसके अलावा प्रभात फेरिया, राष्ट्रगान, जादुई लालटेन का उपयोग किया गया। तो गुजरात में इसका प्रसार हिजरत आंदोलन, और उसके अलावा अहमदाबाद में बानर सेना व मंजरी सेना। दक्षिण भारत में अगर इसका प्रसार हम देखते हैं, दक्षिण भारत में इसका प्रसार देखें तो जो सबसे पहले हम देखेंगे मालाबार तट, यानी ये पड़ता है केरल में। जो मालाबार तट है इस यहाँ पर इसका नेतृत्व किया गया था केलप्पन के नेतृत्व में। केलप्पन के नेतृत्व में मालाबार तट पर जो यात्रा की गई है, कहाँ से कहाँ तक? कालीकट से पय्यानूर। कालीकट से पय्यानूर के मध्य यात्रा की गई है केलप्पन के नेतृत्व में। कहाँ पर? मालाबार तट में। तो एक पॉइंट है कहाँ पर? मालाबार तट। जबकि जो तंजौर या मद्रास में यहाँ का नेतृत्व किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सी राजगोपालाचारी के द्वारा नेतृत्व किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कहाँ पर? मद्रास या तंजौर में। और सी राजगोपालाचारी के द्वारा त्रिचनापल्ली से कहाँ तक की यात्रा की गई है? वेदारण्यम। त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा की गई है दांडी मार्च की तर्ज पर। किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। कहाँ पर? मद्रास में। आंध्र प्रदेश में भी शिविरम, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी शिविरम लगाए गए। तो हमने क्या देखा है? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका विस्तार पेशावर कांड, धरासना कांड, मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत या संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत और संयुक्त प्रांत। उसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में असम और मणिपुर। दक्षिणी भारत में कौन कौन से है? केलप्पन के नेतृत्व में कालीकट से पय्यानूर तक यात्रा हुई है मालाबार तट पर। जबकि जो आंध्र प्रदेश में शिविरम बनाए गए हैं। मद्रास या तंजौर या तमिलनाडु में कौन किसके नेतृत्व में आंदोलन किया गया था? सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक दांडी मार्च की तर्ज पर यात्रा की गई है। तो ये हमने देखा है इसका एक्सपेंशन, किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार। अब हम देखेंगे क्या? गांधी इरविन समझौता। क्या देखेंगे? गांधी इरविन पैक्ट, जिसे कहा जाता है दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, कि जिसे
दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने पीक पर था उस समय क्या होता है, जो 1930 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने पीक पर था उस समय क्या होता है, आरटीसी फर्स्ट यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन है उसका प्रथम चरण संपन्न हुआ और इसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो आरटीसी फर्स्ट है यानी कि गोलमेज सम्मेलन प्रथम है उसका आयोजन किया गया है, जो साइमन कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई है मई 1930 में। मई 1930 में इरविन जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाए जाते हैं। तो जब आरटीसी फर्स्ट हुआ है उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आरटीसी फर्स्ट के लिए जो दीपावली घोषणा पत्र जारी किया गया था इरविन के द्वारा कि जैसे ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उसमें भारतीयों को भी विचार विमर्श हेतु प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो आरटीसी फर्स्ट होती है और उसमें कांग्रेस के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता, यानी कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और बिना कांग्रेस के यानी कि जो भारत है उसके अधिक लगभग संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी कांग्रेस। और जब कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन प्रथम में भाग नहीं लिया तो गोलमेज सम्मेलन की इम्पोर्टेंस मतलब गोलमेज सम्मेलन का कोई महत्व नहीं रहा। इस कारण जो और ऐसे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो बढ़ रहा था, सरकार के लिए उसका दमन करना भी संभव नहीं हो रहा था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित करवाने तथा गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु जो गांधी इरविन समझौता किया जाता है। तो अब हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते में सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद गांधी इरविन समझौते के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे और लास्ट में हम देखेंगे गांधी इरविन जो समझौता हुआ है उसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई। तो गांधी इरविन समझौते की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन प्रथम का कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया तथा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि लगातार बढ़ती लोकप्रियता को देखकर इरविन को गांधी जी के साथ वार्ता करने को मजबूर होना पड़ा। इस कारण 26 जनवरी 1931 को गांधी जी सरोजिनी नायडू व जवाहरलाल नेहरू को जेल से बिना शर्त के रिहा कर दिया। जैसे ही गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू को रिहा किया जाता है तो गांधी जी को लगता है कि सरकार मतलब समझौते के मोड में है। जब आरटीसी फर्स्ट में भाग लेकर आए तेज बहादुर सप्रू, इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, जयकर और श्रीनिवास शास्त्री। क्वेश्चन आता है क्या कि जो गांधी इरविन समझौता है उसकी मध्यस्थता किसने की है, यानी कि अंग्रेज इरविन और गांधी के मध्य जो समझौता होता है उसकी मध्यस्थता किसके द्वारा की गई है। उसमें है तेज बहादुर सप्रू, जयकर और श्रीनिवास शास्त्री। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर आए तेज बहादुर सप्रू, जयकर और श्रीनिवास शास्त्री ने गांधी व इरविन के मध्य समझौते के प्रयास शुरू किए। 17 फरवरी 1931 को दोनों के मध्य प्रथम बैठक होती है और तत्पश्चात आगामी 15 दिनों तक लगातार 8 बैठकें हुई, जिससे सरोजिनी नायडू ने यानी कि जो गांधी और इरविन के मध्य जो बैठकें होती है यानी कि गांधी इरविन के मध्य जो समझौता होता है बैठकें होती है उसको सरोजिनी नायडू ने क्या कहा है, दो महात्माओं का मिलन। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दो महात्माओं का मिलन किन के द्वारा कहा गया है, सरोजिनी नायडू के द्वारा। किन के बारे में कहा गया है, गांधी जी और इरविन के मध्य जो समझौता होता है और जो बैठकें होती है दो महात्माओं का मिलन बताया है। इन बैठकों के उपरांत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब होता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इसकी शर्तें निम्न थी। यानी कि हमने सबसे पहले क्या देखा, इसकी पृष्ठभूमि और इसका आरंभ। अब हम इसकी देखते हैं शर्तें, यानी कि इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे गांधी इरविन समझौते के द्वारा। सबसे पहले हम देखेंगे कि गांधी जी की शर्तें कौन कौन सी थी। गांधी जी की शर्तें थी कि कांग्रेस है उसकी कानूनी मान्यता बहाल की जाए, कानूनी मान्यता दी जाए, यानी कि पहले कांग्रेस को अमान्य घोषित कर दिया था कांग्रेस संस्था को। इसकी पहली मांग थी गांधी जी की कांग्रेस
की कानूनी मान्यता बहाल की जाए। दूसरी थी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। दूसरी मांग की थी गांधी जी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जबकि जो भगत सिंह थे वो आपराधिक कैदी थे, यानी कि भगत सिंह की रिहाई की मांग गांधी जी के द्वारा नहीं की गई थी। कांग्रेस को कानूनी मान्यता बहाल की जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई किया जाए, और दूसरा था नेक्स्ट थी जब्त की गई जमीन लौटा दी जाए बशर्ते तीसरे पक्ष को न बेची गई हो। नेक्स्ट गांधी जी की शर्त थी त्यागपत्र दिए कर्मचारियों की बहाली की जाए बशर्ते उसके स्थान पर अन्य किसी को नियुक्त नहीं किया गया हो। इसके अलावा तटीय इलाकों वालों को घरेलू उपयोग हेतु नमक बनाने की अनुमति दी जाए। शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार दिया जाए। सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले वापस लिया जाए। ये है गांधी जी की शर्तें। इसके अलावा जो इरविन ने कौन कौन सी शर्तें रखी थी, इरविन की शर्तें कौन कौन सी थी? इरविन ने शर्तें रखी थी, सबसे पहले तो इनकी शर्त थी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, CDM है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे स्थगित किया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। दूसरी जो इरविन की शर्तें थी कौन सी, कि जो गोलमेज सम्मेलन है RTC सेकंड, गोलमेज सम्मेलन सेकंड में कांग्रेस भाग लेगी। दूसरी शर्तें इरविन की थी कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। इसके अलावा जो पुलिस ज्यादतियों के विरुद्ध निष्पक्ष व न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस के द्वारा वापस ली जाए। बहिष्कार का उपयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में नहीं हो। तो इरविन की शर्तें कौन कौन सी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, और पुलिस के द्वारा जो ज्यादती की गई है आंदोलन के दौरान उसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस के द्वारा वापस ली जाए। इसके अलावा जो बहिष्कार है उसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होगा, नहीं किया जाए। एक इनकी शर्तें थी इरविन की। जबकि गांधी जी की शर्तें थी कांग्रेस की कानूनी मान्यता बहाल हो, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जब्त की गई संपत्ति लौटा दी जाए बशर्ते तीसरे पक्ष को न बेची गई हो, त्यागपत्र दिए गए कर्मचारियों की बहाली हो बशर्ते कि उनके स्थान पर अन्य किसी को नियुक्त नहीं किया हो, तटीय इलाकों वालों को घरेलू उपयोग हेतु नमक बनाने की अनुमति हो, और शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार, जैसे कि अफीम, शराब, विदेशी वस्त्रों आदि पर धरना देने का अधिकार, और सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले वापस लिया जाए। ये है गांधी जी की शर्तें। तो हमने क्या देखे हैं, जो गांधी इरविन समझौते हैं उसके प्रावधान। इसमें क्या है कि जो इरविन है अपनी दोनों मांगों को मनवाने में सफल रही। कौन सी? उनका मेन मकसद था जो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनको स्थगित करना, और दूसरा उनका मकसद कौन सा था? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करवाना। तो वो दोनों उद्देश्यों में ही इरविन सफल रहे। अब जो गांधी इरविन समझौता हुआ है उसके संबंध में क्या प्रतिक्रियाएं रही लोगों की, लोगों ने इसकी क्या प्रतिक्रियाएं दी? लोगों ने इसकी प्रतिक्रियाएं ये दी है कि जो RP दत्त है, कौन? RP दत्त, रजनी पाम दत्त है, उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी की पूर्व की 11 शर्तों में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि गांधी जी अगणित पराजयों का नायक तथा बुर्जुआ क्रांति का मसीहा तथा मतलब गांधी जी के बारे में इनके द्वारा जो रजनी पाम दत्त है उनका कहने का मतलब ये था कि गांधी जी अगणित पराजयों का नायक है और बुर्जुआ क्रांति के मसीहा है तथा जो जन आंदोलन में अपना नेतृत्व ढूंढ रहा है। क्या कहा है RP दत्त ने? गांधी जी की पूर्व की 11 शर्तों में से एक भी शर्त पूर्ण नहीं हुई है। इसके अलावा अगणित पराजयों का नायक है गांधी जी, बुर्जुआ क्रांति के मसीहा है जो जन आंदोलन में अपना नेतृत्व ढूंढ रहा था। कौन? RP दत्त ने कहा है। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि कुछ अंत ऐसे होते हैं जिसमें आवाज नहीं आती। गांधी जी के संदर्भ में, यानी गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि कुछ अंत ऐसे होते हैं जिसके संबंध में आवाज नहीं आती, केवल एक करुणा भरी आह निकलती है। जबकि जो कैंपबेल जॉनसन ने कहा है कि यह एक सांत्वना पुरस्कार था। KM मुंशी ने क्या कहा? KM मुंशी ने कहा कि भारत के संवैधानिक इतिहास की युग प्रवर्तक घटना थी। युग प्रवर्तक घटना थी। इन्होंने युग प्रवर्तक घटना क्यों की? युग प्रवर्तक घटना क्यों बताया है? युग प्रवर्तक, जैसे कि उन्होंने जो सरोजिनी नायडू है उन्होंने भी कहा था कि यह दो महात्माओं का मिलन है। इन्होंने युग प्रवर्तक घटना ये कहा
था कि चाहे इस चाहे इस समझौते में भारत को कुछ नहीं मिला, लेकिन इतना ही काफी था कि भारत के जो एक नेता है उसको वायसराय के समकक्ष बैठकर समझौते करने का भी मौका मिला। कौन सा? कि वायसराय इरविन और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ है, संधि नहीं हुई है, समझौता होता है बराबर वालों के मध्य। तो गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ है, इस कारण इन्होंने इसे क्या कहा है? एक युग प्रवर्तक घटना की है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। जबकि गांधी जी स्वयं ने क्या कहा है? गांधी जी स्वयं ने ये कहा है कि जनता व्यक्ति के दर्द सहने की एक सीमा होती है और उस सीमा का उल्लंघन न्यायोचित नहीं है, अतः समझौता करना ही बेहतर विकल्प था। ये कहा है गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के बारे में। क्या? व्यक्ति के दर्द सहने की एक सीमा होती है और उस सीमा का उल्लंघन न्यायोचित नहीं है, अतः समझौता करना ही बेहतर विकल्प था। किसने कहा? गांधी जी ने। इस समझौते को कांग्रेस के मंच से पारित करवाने हेतु जो 28 से 31 मार्च के मध्य कांग्रेस का होता है कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 28 से 31 मार्च 1931 को। 28 से 31 मार्च 1931 को होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता करती है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की जाती है कांग्रेस का कराची अधिवेशन की। और इसमें क्या किया है? जो गांधी इरविन समझौता है उसका प्रस्ताव उसको कांग्रेस के मन से पारित करवाने हेतु 28 से 31 मार्च 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची में एक सम्मेलन हुआ है। किसका? वो कांग्रेस का। इस सम्मेलन से पूर्व यानी कि जो सम्मेलन हुआ है 28 से 31 मार्च को, और इससे पूर्व यानी कि 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को कौन सी घटना होती है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 23 मार्च को हम मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस हम 30 जनवरी को भी मनाते हैं। उसका कारण ये है कि महात्मा गांधी का देहांत भी होता है 30 जनवरी को, इस कारण उसको भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस इसके अलावा मनाते हैं हम 23 मार्च को। क्यों? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो जाती है, जिस कारण से गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को। और जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 28 से 31 मार्च 1931 को। तो जब गांधी जी के द्वारा जो भगत सिंह की फांसी को रोकने की कोशिश नहीं करने के कारण, या गांधी जी के द्वारा बचाने का प्रयास नहीं किए जाने के कारण कराची सम्मेलन में गांधी जी का जबरदस्त विरोध हुआ। और गांधी जी ने आहत होकर क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी जी के द्वारा कब कहा गया है ये कथन? जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए, उस समय गांधी जी का जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध का कारण ये था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी, जो कि 23 मार्च 1931 को हुई थी। तब गांधी जी ने कहा है कि गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। और इस जो सम्मेलन है उस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई। और इस सम्मेलन में इसके अलावा क्या हुआ था? इस सम्मेलन में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पूर्ण स्वराज, आर्थिक कार्यक्रम भी रखे गए थे, नागरिकता की भी परिभाषा दी गई। ये उसके अन्य जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया, स्वराज प्रस्ताव रखा गया था इस सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि में हमने देखा था क्या? 11 सूत्री मांगे, 11 सूत्री मांगे थी। उसके बाद हमें आरंभ में हमने पढ़ा है दांडी मार्च पढ़ा है। उसके बाद हमने देखा है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके कार्यक्रम के बाद हमने इसका देखा है विस्तार के बाद हमने क्या पढ़ा है? गांधी इरविन समझौता की प्रतिक्रिया। गांधी इरविन समझौते के बाद हमने देखा है कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसमें कि जो गांधी इरविन समझौता है उसकी पुष्टि कर दी जाती है। अब हम देखते हैं CDM सेकंड, यानी कि जो
सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका द्वितीय चरण। जैसे कि गांधी इरविन समझौते के मध्य एक समझौता किया गया था जिसमें है जो इरविन की शर्तें थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए, और दूसरी इनकी शर्तें कौन सी थी कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। तो गांधी जी के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में पार्टिसिपेट किया जाता है, लेकिन गांधी जी संतुष्ट नहीं होते और यहाँ कोई समझौते के द्वारा मतलब समझौते की कोई सेटिस्फाई नहीं हुए गांधी जी, और गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं। और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद 1931 में भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड विलिंगटन। कौन? लॉर्ड विलिंगटन भारत के वायसराय बन जाते हैं। और जो विलिंगटन थे वो रहते हैं 1931 से 36 के मध्य। 1931 से 36 तक भारत के वायसराय कौन रहते हैं? लॉर्ड विलिंगटन। जो लॉर्ड विलिंगटन थे वो गांधी इरविन समझौते के खिलाफ थे। गांधी इरविन समझौते के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने हमेशा समझौते का उल्लंघन किया। तो जब गांधी इरविन समझौता किया था उसका उल्लंघन क्यों कर रहे थे? कौन? जो नया वायसराय आया था लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा इन्होंने हमेशा इसका उल्लंघन किया। और लगभग 28 दिसंबर 1931 को 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में भाग लेकर भारत लौटे, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका द्वितीय चरण गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है। ओके, लेकिन 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पश्चात बंगाल और मुंबई में उपद्रव हुए, सरकार ने निर्मम दमन किया। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उसने इस समय लिखा है कौन सा? प्रेसनो लेख लिखा है। कौन? किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब लिखा गया है? 1931-32 की घटनाएं कौन सी? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई है उनके संबंध में लिखा है, प्रेसनो नोट लिखा है। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जो विलिंगटन थे उन्होंने मुंबई और बंगाल को क्या कहा है? दो काले धब्बे किनके द्वारा कहा गया है? विलिंगटन के द्वारा। किनके लिए? बम्बई और बंगाल और बम्बई, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जो आंदोलन मतलब सबसे सर्वाधिक गति से था या तीव्र गति से था। और इस समय लगभग 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि जो प्रथम चरण था उसमें लगभग 92,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो गांधी जी को 4 फरवरी 1932 को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? यरबदा जेल, पुणे में। और गांधी जी ने जो हरिजन आंदोलन है उनके पक्ष में 8 मई 1933 को हरिजन आंदोलन के पक्ष में 21 दिवसीय उपवास किया। और स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण गांधी जी को जेल से रिहा कर एक अंग्रेज महिला का नाम था थेकर से के घर में शिफ्ट कर दिया गया था। गांधी जी ने हरिजन आंदोलन के पक्ष में 21 दिन का उपवास आरंभ कर दिया 8 मई 1933 को। और स्वास्थ्य खराब होता देख गांधी जी को जेल से रिहा करके एक अंग्रेज लेडी थेकर से के घर शिफ्ट किया गया। इस समय गांधी जी ने डॉक्टर अणे से 6 सप्ताह के लिए CDM को स्थगित करने की घोषणा की थी। गांधी जी ने किससे सलाह ली थी? मतलब गांधी जी ने सलाह दी थी किसे? यानी कि 6 सप्ताह के लिए गांधी जी ने अणे से CDM को, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसका द्वितीय चरण चल रहा था उसको स्थगित करने की घोषणा की। गांधी जी के द्वारा जब ये घोषणा की जाती है तो सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल के द्वारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक कथन कहा जाता है कि गांधी जी ने अपनी असफलता स्वीकारी है। गांधी जी ने अपनी असफलता स्वीकारी है और गांधी जी राजनीतिक रूप से असफल हुए। गांधी जी राजनीतिक रूप से असफल नेता है। और गांधी जी ने अपनी असफलता स्वीकार ली है। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल के द्वारा। एक कॉन्फेशन ऑफ फेलियर किनके द्वारा कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल के द्वारा। 15 जुलाई 1933 को कांग्रेस ने घोषणा की कि 31 जुलाई से
31 जुलाई 1933 से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया जाएगा। इस घोषणा के बाद 1 अगस्त 1933 को गांधी जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि 31 जुलाई से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया जाएगा, ये घोषणा की गई है 15 जुलाई 1933 को। और इस घोषणा के बाद 1 अगस्त 1933 को गांधी जी को पुनः यरबदा जेल में डाला गया। गांधी जी को हरिजन उद्धार की अनुमति नहीं मिलने के कारण गांधी जी ने 16 अगस्त को पुनः जेल में अनशन कर दिया गया और गांधी जी को 23 अगस्त 1933 को रिहा करना पड़ा सरकार को। 16 अगस्त को गांधी जी ने पुनः अनशन आरंभ कर दिया गया और 23 अगस्त 1933 को गांधी जी को सरकार को रिहा करना पड़ा। लास्ट में क्या होता है, जो M.A. अंसारी, भूलाभाई देसाई, M.A. अंसारी, भूलाभाई देसाई, M.A. अंसारी तथा जो भूलाभाई देसाई थी, इनके सुझावों पर गांधी जी ने अमल करते हुए 18 मई 1934, कब 18 मई 1934 को 18 मई 1934 को गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण चल रहा था उसे स्थगित कर दिया। कब 18 मई 1934 को। इसमें जो सुझाव किसने दिए हैं, M.A. अंसारी और भूलाभाई देसाई के सुझाव है। M.A. अंसारी ने कहा था कि हम थक चुके हैं। ब्रेल्सफोर्ड ने क्या कहा था, ब्रेल्सफोर्ड ने इस संबंध में कहा था कि भारतीय जनमानस अब मुक्त हो चुका है, उन्होंने अपने दिलों में आज़ादी हासिल कर ली। इससे हमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके महत्व का पता लगता है कि ब्रेल्सफोर्ड ने क्या कहा है कि भारतीय जनमानस अब मुक्त हो चुका है और उन्होंने अपने दिलों में आज़ादी हासिल कर ली है। तो आज हमने क्या देखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमने सबसे पहले गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे देखी है। 11 सूत्रीय मांगों के बाद हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ, जिसमें हमने देखा है दांडी मार्च। दांडी मार्च के बाद हमने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके कार्यक्रम पढ़े हैं। कार्यक्रम के बाद हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार या नमक सत्याग्रह का प्रसार पढ़ा है। उसके बाद हमने गांधी इरविन समझौता के बाद हमने देखा है क्या, कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बाद हम CDM सेकंड पढ़ा है और CDM सेकंड का स्थगन हो जाता है 18 मई 1934 को। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, गोलमेज सम्मेलन में हम फर्स्ट, सेकंड और तृतीय। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या, पूना पैक्ट, पहले पढ़ेंगे हम सांप्रदायिक पांचाट, उसके बाद पढ़ेंगे पूना पैक्ट। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।